बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IT sector and call sectors reduce rate process। ये बेसिकली प्रेजेंटेशन है। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने आज 2 नोटिफिकेशंस जारी किए हैं। इन नोटिफिकेशंस के ज़रिए IT सेक्टर और कॉल सेंटर्स को ऑप्शन मुहैया की गई है कि वो 3% या 13% सेल्स टैक्स रेट अप्लाई करेंगे जब वो किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो ये ऑप्शंस क्या हैं, कौन से नोटिफिकेशंस जारी हुए हैं, ये ऑप्शंस कब एक्सरसाइज करनी है, इसको समझने के लिए मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है। तो काइंडली आप इसको देखें एंड आई होप ये आपको हेल्प करेगी अपने बिजनेस प्रोसेसेस के अंदर। 2 नोटिफिकेशंस जो इशू किए हैं सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने, एक है SRB-3-4/20/2022, SRB 3423/2022। इसको मैं आगे रेफर कर रहा हूँ, एक SRB 20 के नाम से और एक SRB 23 के नाम से। तो ये 2 नोटिफिकेशन है। SRB 20 जो है वो मॉडिफाई कर रहा है जो पहले एक रिड्यूस रेट का नोटिफिकेशन जारी हुआ था 2013 में, और SRB 23 मॉडिफाई कर रहा है सिंध सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज रूल्स 2011 को। तो ये 2 नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। इन 2 नोटिफिकेशन का कंबाइंड इफेक्ट क्या है? इसका कंबाइंड इफेक्ट ये है कि सॉफ्टवेयर या IT बेस्ड जो सिस्टम डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स हैं और कॉल सेंटर्स हैं, उनको ऑप्शन दे दी गई है कि वो इलेक्ट कर सकते हैं कि या तो 3% सेल्स टैक्स रेट अप्लाई करें जिसमें उनको इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट कोई नहीं मिलेगी, या 13% सेल्स टैक्स रेट अप्लाई करें उसके अगेंस्ट उनको इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट मिलेगी। ये इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट क्या है? क्योंकि ज्यादातर मेरे ऑडियंस जो है वो IT प्रोफेशनल्स हैं, कॉल सेंटर्स वाले हैं, जो प्रोबेबली सेल्स टैक्स की वर्किंग को उस तरह से नहीं समझते क्योंकि उनका सब्जेक्ट नहीं है। तो मैं थोड़ा सा वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट है क्या चीज। जब कोई शख्स किसी को सर्विसेज देता है, व्हेन अ पर्सन प्रोवाइड्स सर्विसेज ही चार्जेस सेल्स टैक्स टू अदर पर्संस। मसलन मैं टैक्स एडवाइजर हूं, मैं आपको सर्विसेज दूंगा तो मेरी सर्विसेज 100 रुपए की हैं, तो मैं उसके ऊपर सेल्स टैक्स आपको चार्ज करूंगा और मैं कहूंगा भाई 113 रुपए होंगे। या होटल में आप खाना खाने जाएं तो होटल की सर्विसेज हैं तो 100 रुपए के बिल के ऊपर वो 13 रुपए चार्ज करते हैं। इसे कहते हैं हम आउटपुट टैक्स। इसको हम कहते हैं आउटपुट टैक्स। ठीक है, ये मैंने यहां पर आइडेंटिफाई किया। और when a person receives good or services he is charged sales tax by other person or such services। जैसे मैंने कहा होटल में जाए तो वो आपको चार्ज करते हैं। तो जब आप कोई चीज परचेज करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं, सर्विसेज परचेज करते हैं, तो उनके ऊपर जो लोग आपको सेल्स टैक्स चार्ज करते हैं उसे कहते हैं इनपुट टैक्स। तो लॉ ये है सेल्स टैक्स का कि आपने जितना लोगों को चार्ज किया यानी आउटपुट टैक्स, और जितना आपको चार्ज किया इनपुट टैक्स, आप इन दोनों को एडजस्ट करते हैं, और जो रिमेनिंग बैलेंस पेएबल है वो आप गवर्नमेंट को पे करते हैं। जनरली आपका आउटपुट टैक्स ज्यादा होगा क्योंकि सेल्स ज्यादा होगी और आपकी परचेजेस कम होंगी, तो इसलिए आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स से ज्यादा होता है जनरली, और फिर वो जो डिफरेंस है वो आप गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। कुछ सर्कमस्टेंसेस है जिसमें वो कम भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल हमारा वो टॉपिक नहीं है। अच्छा, अब इसको एडजस्टमेंट 13% में कैसे एडजस्टमेंट होगी, 3% में क्या होगा, इसके लिए आगे फर्दर देखते हैं। कहते हैं सर्विस प्रोवाइडर जो है, मसलन कंपनी ए, उसने सर्विसेज दी जिनकी वैल्यू थी 10 लाख रुपया, तो उसके ऊपर वो आउटपुट टैक्स चार्ज करेगा 1,30,000 रुपए, यानी अपने कस्टमर को जो टोटल बिल करेगा वो 11,30,000 का कहेगा जी 10 लाख रुपए मेरी सर्विसेज की फी है और 1,30,000 रुपए उसके ऊपर मैं सेल्स टैक्स चार्ज कर रहा हूँ। जबकि जो कंपनी, वो फर्ज किया वो किसी और कंपनी बी से सर्विसेज वसूल भी कर रहा है, तो कंपनी बी उसको जो सर्विस दे रही है, फर्ज किया उनकी वैल्यू है 8 लाख रुपए, तो कंपनी बी उसको 13% के रेट से सेल्स टैक्स चार्ज कर रही है 1,04,000 रुपए। अब कंपनी ए क्या करेगी? कंपनी ए जो है अपने कस्टमर से 11,30,000 रुपए कलेक्ट करेगी। ठीक है, क्योंकि उसने उसको 10 लाख का बिल किया प्लस 1,30,000 का किया तो 11,30,000 आ गए। और फिर कंपनी बी को जिससे उसने सर्विस ली उसे 9,04,000 रुपए की पेमेंट करेगी। इसमें एक कंसेप्ट सेल्स टैक्स विदहोल्डिंग का होता है, फिलहाल मैं उसे इग्नोर कर रहा हूं ताकि एग्जांपल आसान रहे। फिर कंपनी ए क्या करेगी? कंपनी ए जो
उसने पैसे वसूल किए हैं उसमें से 1,30,000 रुपए तो आउटपुट टैक्स है, वो उसने गवर्नमेंट को जमा कराना है, लेकिन वो सारे का सारा गवर्नमेंट को जमा नहीं कराएगा, बल्कि क्या करेगा 1,30,000 में से 1,04,000 माइनस करेगा, रिमेनिंग जो 26,000 रुपए वो गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। जबकि कंपनी जी बी जो है जिसने मुझसे 1,04,000 रुपए सेल्स टैक्स लिया था, वो 1,04,000 रुपए कंपनी बी गवर्नमेंट यानी सिंध रेवेन्यू बोर्ड को जमा करा देगी। इस तरह जो टोटल सेल्स टैक्स इस सप्लाई चेन में गया वो 1,30,000 रुपए गया, 26,000 रुपए मैंने जमा कराए, अपने कस्टमर से 1,30,000 रुपए इकट्ठे किए, 26 गवर्नमेंट को दे दिए, और 1,04,000 रुपए मैंने अपने सर्विस प्रोवाइडर को दिए थे, 1,04,000 उसने गवर्नमेंट को जमा करा दी, एज्यूमिंग कि कंपनी बी के कोई इनपुट टैक्स नहीं है। तो इस तरह इस सप्लाई चेन में टोटल सेल्स टैक्स जो गवर्नमेंट को जा रहा है वो 1,30,000 रुपए है, यानी जब हम 13% के रेट के ऊपर काम कर रहे हैं। इसमें और बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सादा एग्जांपल लेके चल रहा हूं। अगर 3% रेट हो तो क्या होगा? अगर 3% रेट हो, 3% रेट की सूरत में क्या होगा? फर्ज किया कंपनी ए जो है अगेन 10 लाख रुपए की सर्विसेज दी, अब उसका आउटपुट टैक्स होगा 30,000 रुपीज, क्योंकि रेट है 3%। उसने सर्विसेज वसूल की कंपनी बी से 8 लाख रुपए की, और कंपनी बी ने उसे चार्ज किया फर्ज किया 1,04,000 रुपए 13% रेट से। उसने ऑप्शन नहीं ली हुई, या वो कोई और सर्विस प्रोवाइडर है जिसके ऊपर लगता ही 13% का रेट है वगैरह वगैरह, क्योंकि रेट डिफरेंट हो सकते हैं। तो कंपनी ए क्या करेगा, वो 10,30,000 रुपए अपने कस्टमर से कलेक्ट करेगा और 9,04,000 रुपए बी को पे करेगा। अब कंपनी ए ने अपने कस्टमर से 10,30,000 इकट्ठे किए, उसमें से 30,000 वो सिंध रेवेन्यू बोर्ड को पूरे के पूरे पे कर देगा, क्योंकि अब वो इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट नहीं कर सकता, उसने 3% की ऑप्शन ली हुई है। जबकि कंपनी बी जो है जिसने मुझसे 9,04,000 रुपए लिए थे, वो 1,04,000 रुपए एसआरबी को सिंध रेवेन्यू बोर्ड को पे कर देगा। तो इस सप्लाई चेन में आप देखें कि 1,34,000 रुपए गवर्नमेंट को जा रहे हैं। इसका मतलब है 3% का जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट को सेल्स टैक्स कम जा रहा हो या कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो रही हो। सेल्स सिंध में जो है वो हो सकता है 3% रेट के बावजूद आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा हो। तो 13% में ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, मैं 13% ऑप्ट करूं या 3% ऑप्ट करूं? और ये ऑप्ट करना जरूरी भी है, और इसकी एक टाइमलाइन भी है। अभी आगे स्लाइड्स में हम जाके देखेंगे कि आपने अगर एक खास टाइमलाइन है, उससे पहले पहले ये फैसला करना जरूरी है कि 13% पे जाना है या 3% पे जाना है। तो भाई ये सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि मुख्तलिफ इनपुट टैक्स के रेट्स होंगे, अलाउबिलिटी क्वेश्चनेबल होगी वगैरह वगैरह। तो एज अ रूल ऑफ थंब आप ये कर सकते हैं कि अगर आपकी ये एक्सपेक्टेशन है कि आपके पास जो एडजस्टेबल इनपुट टैक्स है वो आपकी ग्रॉस वैल्यू ऑफ सप्लाईज के 10% से ज्यादा होगा, ठीक है, तो फिर आप 13% ऑप्ट करें, अदरवाइज 3% ऑप्ट करें। जैसे अगर मैं पिछली एग्जांपल में चला जाऊं, यानी अगर आपके फर्ज किया आपकी जो टोटल सप्लाई की वैल्यू है वो 10 लाख रुपए है, और आप समझते हैं कि 10 लाख का 10% यानी 1 लाख रुपए से ज्यादा का इनपुट टैक्स मेरे पास अवेलेबल होगा, तो भाई 13% पे जाए। और अगर आप समझते हैं कि आपके पास जो अवेलेबल इनपुट टैक्स है वो इसके 10% से कम है, तो फिर आप 3% को ऑप्ट करें। तो ये इस तरह से आपने डिसीजन मेकिंग करनी है। ऑप्ट करने का प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है? एक तो आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है सेक्शन 24 ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 2011 के मुताबिक। वैल्यू ऑफ सर्विसेज, जो भी ग्रॉस अमाउंट ऑफ सर्विसेज है वो आपकी वैल्यू ऑफ सर्विस होगी। उसके ऊपर जनरली आपने, अगर आपने ऑप्शन नहीं एक्सरसाइज की, तो आपने 13% अप्लाई करना है। विदाउट एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन आपने हमेशा 13% अप्लाई करना है, और अगर आपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर ली तो फिर आप 3% अप्लाई कर सकते हैं। ऑप्शन कैसे एक्सरसाइज करनी है? आपने फॉर्म सबमिट करना है सिंध रेवेन्यू बोर्ड के वेब पोर्टल के ऊपर। जो आईटी सेक्टर है या आईटी कंसल्टेंट्स हैं उनके लिए फॉर्म एस है, और जो कॉल सेंटर्स हैं उनके लिए फॉर्म एल है। इसका फॉर्मेट इस प्रेजेंटेशन के आखिर में गिवन है, वो भी मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ड्यू डेट्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस ड्यू डेट से पहले पहले आपने सोच लेना है कि यार 13% है या 3% है। तो ये वन टाइम ऑप्शन है, ये याद रखें। ये नहीं है कि हर साल आप ऑप्शन एक्सरसाइज करने जाएंगे। अब भी आपने फैसला करना है कि 13% करना है या 3%। एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए जो ड्यू डेट है वो है 31 डेज आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022-23, यानी जुलाई 31 2022 से पहले पहले आपके पास सिर्फ, आज 29 जून हो चुकी है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट 32 डेज हैं
अपने कंसल्टेंट को बुलाएं, अपने अकाउंटेंट को बुलाएं, दफ्तर में बिठा लें, अपनी टैक्स प्लानिंग कर लें, भाई 3% पे जाना है या 13% पे जाना है, इंतहा इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि इसके बाद एज पर जो करंट रूल्स हैं आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकते। वैसे सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने ये ज्यादती की है, ये ऑप्शन आपके पास साल ब साल होनी चाहिए थी, हर साल आप ऑप्ट कर सकते, लेकिन बहरहाल अब जो रूल्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, और इस सिलसिले में पीसेप से और पाशा से भी डिस्कस करूंगा कि इन रूल्स में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कराने की रिक्वेस्ट करनी चाहिए सिंध रेवेन्यू बोर्ड से, क्योंकि ये जो न्यू पर्सन है, एग्जिस्टिंग के लिए तो फिर भी टाइम है, जो न्यू पर्सन है उसके बारे में बड़ा अजीब रूल बनाया है उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि भाई नए पर्सन ने अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होने से 14 दिन पहले फॉर्म फाइल करना है। तो यार जिसने अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू ही नहीं की, उसे बेचारे को क्या पता कि मैं जब इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करने जा रहा हूँ, एक जो ये आईटी के बच्चे हैं या जो काम करने वाले लोग हैं, वो 14 दिन पहले जो है पहले ये फॉर्म फाइल करें, वरना 13% में फंस जाएंगे। तो ये ज्यादती है। हालांकि जब हमारी जब लास्ट प्रेजेंटेशन हुई थी हमारी चीफ मिनिस्टर साहब से, वहां पर भी हम मुलाकात हुई थी, जो सेक्रेटरी थे, चीफ सेक्रेटरी, उनसे भी मुलाकात हुई थी। तो इसका तो बुनियादी मकसद ये था कि जो नए एंट्रेंट्स हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए। ये जो रूल बनाया गया है इससे तो नए एंट्रेंट्स को फैसिलिटी नहीं मिल रही, बल्कि उनको तो फिक्स कर रहे हैं एक तरह से कि 13% पे। इट विल बी वेरी हार्ड, ज्यादातर को इस लॉ का पता ही नहीं होगा, जब बिजनेस में आएंगे, बिजनेस शुरू करने के बाद बंदे को लॉस का पता चलना शुरू होता है। तो ये रूल भी चेंज करने की जरूरत है। आई थिंक पीसेब एंड पाशा नीड टू टेक एक्शन, सिंध रेवेन्यू बोर्ड के साथ इसको टेकअप करना जरूरी होगा। बहरहाल फॉर द टाइम बीइंग लॉ यही है कि आपने 31 जुलाई से पहले फाइल करना है अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, और अगर नए आप बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करने से 14 दिन पहले आपने अपनी ऑप्शन 3% की ऑप्शन फाइल करनी है, अदरवाइज यू आर फिक्स्ड फॉर 13%। अगर आपने एक दफा ऑप्शन एक्सरसाइज कर ली 31 जुलाई से, आप चाहें तो विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन विड्रॉ करने के लिए उन्होंने ये कहा है कि अगर फर्ज किया आपने विड्रॉ करना है तो जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है, उससे 21 दिन पहले जो है आपने ये ऑप्शन बताना है कि भाई ये मैं विड्रॉ कर रहा हूं। अब यहाँ थोड़ी सी एम्बिग्विटी है। एक तो ये मसलन पहले ये एग्जांपल बता देता हूँ, फर्स्ट किया नेक्स्ट ईयर है 2024 के लिए, 23-24 के लिए आप चाहते हैं मैं ऑप्शन विड्रॉ कर लूं, तो जून 30 2023 से पहले पहले आप इसको विड्रॉ करेंगे, यानी अभी जुलाई 31 तक आप ऑप्शन फाइल करेंगे। फिर अब अगर आपने विड्रॉ करनी है तो अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन 21 दिन पहले आपने विड्रॉ करनी है। यहाँ थोड़ी सी एम्बिग्विटी है कि अगर मैंने फर्ज किया अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए विड्रॉ कर ली, तो उससे अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या होगा? अब क्या रिन्यूअल की भी कोई ऑप्शन मौजूद है? मैं दोबारा 3% में वापस जा सकता हूं? ये इसमें एड्रेस नहीं हुआ, जिससे बाहिर ये लगता है कि आपने एक दफा विड्रॉ कर ली फिर देन यू आर फिक्स्ड फॉर 13%। और कुछ जी, और कुछ ये है कि आपने सेल्स टैक्स पे करना है हर महीने की 15 तारीख को, और सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करनी है विद इन नेक्स्ट 3 डेज यानी 18 तारीख तक को। इसके अलावा जो रिकॉर्ड रिक्वायर्ड है यानी सेल्स परचेज का डाटा वगैरह, वो एज पर एप्लीकेबल रूल्स आपने मेंटेन करना है। फॉर्म्स क्या है इसके? फॉर्म एस है। अच्छा, ये सारा प्रोसेस जो मैंने पीछे बयान किया है ये कॉमन प्रोसेस है कॉमन प्रोसेस है किसके लिए? अपना कॉल सेंटर्स के लिए और आईटी बेस्ड सिस्टम डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स के लिए, दोनों के लिए ये कॉमन प्रोसेस है। फॉर्म एस जो है वो आपने अगर फाइल करना है तो ये उसका फॉर्म यहाँ पर ये गिवन है, ये मेरी स्लाइड के अंदर शामिल है। इसके अलावा आप सिंध रेवेन्यू बोर्ड की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और फॉर्म